Hello friends, hope you all are doing well. Today we will study about Darwinism or natural selection. The concept of natural selection was given by Charles Darwin. चार्ल्स डार्विन का पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन. चार्ल्स डार्विन के बारे में कुछ जान लेते हैं. Charles Darwin was an English naturalist born on 12th February 1809 at Swissbury, England. He was appointed a naturalist in 1831 upon a World Service ship of British government HMS Beagle. चार्ल्स डार्विन का बर्थ हुआ था 12 फरवरी 1809 में इंग्लैंड में और उनका शिप का नाम था HMS बिगल. उनका वॉयज 5 इयर्स तक चला था 1831 से लेकर के 1836 तक. वहाँ जब वो वॉयज के लिए गए थे तो उन्होंने बहुत सारे फौना और फ्लोरा को एक्सप्लोर किया था, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड्स में जा जाके. The idea of evolution of new species by natural selection influenced his mind in the journey. डार्विन वॉज मच इन्फ्लुएंस बाय द थ्री पब्लिकेशंस. डार्विन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे 3 पब्लिकेशन से, जिसका नाम है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशंस. ये फर्स्ट पब्लिकेशन था जिससे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, जो कि एक ऐसे था लिखा हुआ था T.R. माल्थस के द्वारा 1798 में. ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन क्या कहता है पॉपुलेशन इंक्रीजेस ज्योमेट्रिकली एंड द फूड सोर्सेस इंक्रीजेस अर्थमेटिकली. वो ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशंस कहता है कि पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली इंक्रीज होते जाता है और फूड सोर्सेस इंक्रीज करता है अर्थमेटिकली. दूसरा पब्लिकेशंस था प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी. ये लिखा हुआ था सर चार्ल्स लेल के द्वारा, जो कि ग्रेजुअलिज्म को एक्सप्लेन करता है. और ग्रेजुअलिज्म होता है अर्थ हैज चेंज स्लोली एंड ग्रेजुअली थ्रू एजेस. अर्थ बहुत चेंज हुआ है, बहुत धीरे धीरे चेंज हुआ है और बहुत टाइम लगता है उसको चेंज होने में. और एक है यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्मिटी कहता है कि देर इज अ फंडामेंटल लॉज दैट ऑपरेट टुडे ऑन द अर्थ इन द सेम वे एज दे डिड ऑन द पास्ट. मतलब पहले जैसा चलता था वैसे ही अभी भी चल रहा है. और थर्ड पब्लिकेशन है ऑन द टेंडेंसी ऑफ वराइटीज ऑफ डिपार्ट फ्रॉम ओरिजिनल टाइप्स. ये लिखा हुआ था अल्फ्रेड वेलेस के द्वारा. Darwin presented the summary of his theory in a joint paper titled Origin of Species in 1858 in the Linnean Society. डार्विन जो भी वॉयज के दौरान पढ़े थे या फिर सर्च किए थे, उन्होंने एक बुक में लिखा जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. और कब लिखा था? 1858 में लिखा था. Again in 1859, Darwin published his findings in his book titled The Origin of Species by Natural Selection or The Preservations of Favored Races in the Struggle for Life. फिर से पहला उन्होंने लिखा 1858 में, दूसरा लिखा उन्होंने 1859 में. जो भी स्टडी उन्होंने 5 इयर्स के वॉयज में किया था, उन्होंने ये दोनों बुक में पब्लिश किया था. अब देखते हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन. डार्विन का थ्योरी जो नेचुरल सेलेक्शन के ऊपर बेस्ड था वो क्या कहता है, अब देखते हैं. ओवर प्रोडक्शन और इनॉर्मस पावर ऑफ फर्टिलिटी. Every organism tends to increase in geometrical proportion in its population. Example, paramecium divides by binary fission 3 to 4 times in a day. फर्स्ट नेचुरल सिलेक्शन कैसे काम करता है, उन्होंने देखा कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, फर्टिलिटी, पावर ऑफ फर्टिलिटी, बहुत ज़्यादा पावर होता है प्रोडक्शन करने में, तब जाके नेचुरल सिलेक्शन फेवर करता है. At this rate, the mass of protoplasm equals to 10,000 times of a value of the Earth at the end of 9,000th generations. Salmon produces 28 million eggs and starfish 1 million eggs in a season. उन्होंने देखा कि सैल्मन 28 मिलियन एग प्रोड्यूस करता है और वही जगह स्टारफिश 1 मिलियन एग्स प्रोड्यूस करता है एक सीजन में. इसी से प्रूव होता है कि ओवर प्रोडक्शन इनॉर्मस पावर ऑफ फर्टिलिटी, जो कि नेचुरल सिलेक्शन को फेवर करता है. If all the eggs hatch and the larvae come to reproductive stage, all the seeds will be filled
with them in a few generation. वो कहते हैं कि अगर सारा ही एग हैच कर जाएगा तो फिर सारा सी तो उसी से भर जाएगा, स्टारफिश से ही भर जाएगा. A pair of elephants, the slowest breeder, in the absence of checks, may have 29 million descendants at the end of 100 generation. ये सब स्टडी उन्होंने किया और ओवर प्रोडक्शन एंड इनॉर्मस पावर ऑफ फर्टिलिटी के बारे में चार्ल्स डार्विन ने बताया. डार्विन्स थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में दूसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी इन पॉपुलेशन ऑफ ईच स्पीसीज इन नेचर. अब ये इस पॉइंट में उन्होंने क्या क्या बताया है. However, an abnormal increase in a population of any species is not observed in nature. The population of each species remains more or less constant because the offspring die in large number or before they become reproductively active. इस पॉइंट में उन्होंने बताया कि सारे जो भी इंडिविजुअल इस पृथ्वी में जन्म लेते हैं सारे अलाइव नहीं होते हैं, बहुत सारे का डेथ भी हो जाता है. The food and other sources do not increase in the same rate of populations increase. Population जिस तरह से increase करता है food उस तरह से increase नहीं करता है. As a result, there is a danger of population overrunning the food and other facilities. Consequently, more number of individuals are eliminated because available resources support only a limited number of organisms. A great competition exists wherein the individual tries to become better than the other to protect itself from the danger of being eliminated. थर्ड पॉइंट है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. एग्जिस्ट करने के लिए क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है. ओवर पॉपुलेशन रिजल्ट्स इन सीवियर कंपटीशन. डार्विन कॉल्ड इट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. दिस स्ट्रगल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रगल्स के बारे में डार्विन ने एक्सप्लेन. फर्स्ट है इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल. इट इज द स्ट्रगल फाउंड among the individuals of a species. It is most severe check of the rate of reproduction. This struggle is for food and mating. इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल होते हैं दो सेम स्पीसीज के बीच में जो कंपटीशन होता है उसे हम बोलेंगे इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल. सेकेंड है इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल, मतलब दो अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स या फिर दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में जब स्ट्रगल होगा तो हम उसे बोलेंगे इंटरस्पेसिफिक. इट इज़ फाउंड बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स. इट इज़ मोस्ट कॉमन बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्पीसीज हैव some food habits. This competition is for food and other needs. Usually, the lower animals are more affected by this than the larger ones. Third struggle है struggle with the environment. Living organisms struggle with the adverse environmental conditions like floods, cold waves, heat waves, earthquakes, etc. The gigantic reptiles, dinosaurs, struggled very much in Cretaceous period and perished. मतलब रेप्टाइल्स डायनासोर्स उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था एनवायरनमेंट में और अब वो स्ट्रगल नहीं कर पाए तो उनका एक्सटिंक्ट होना तो जायज ही था. डार्विन्स थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में फोर्थ पॉइंट था यूनिवर्सल ऑकरेंस ऑफ वेरिएशंस. वेरिएशंस एग्जिस्ट इन ऑल ऑर्गेनिज्म. सारे ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस होता ही है. दिस वेरिएशंस मे बी यूजफुल और हार्मफुल और यूजलेस. Harmful variations make the organism unfit in the struggle for existence. The variations may be favored or unfavored by the nature. Beneficial variations are favored by the useful variations are quite significant and make the organism fit in the struggle for existence. Such variations are inherited by the progeny so that the progeny has better chance of survival. मतलब यूजफुल वेरिएशन जो ऑर्गेनिज्म में आते हैं वो प्रोजेनी में पास आउट हो जाते हैं, इनहेरिट हो जाते हैं ताकि प्रोजेनी अच्छे से सर्वाइव कर सके. फोर्थ पॉइंट था नेचुरल सिलेक्शन में. फिफ्थ पॉइंट, अकॉर्डिंग टू डार्विन ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस द ऑर्गेनिज्म हैव बेनिफिशियल वेरिएशंस अलोंग विल सर्वाइव. जिस ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन बेनिफिशियल होगा वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा. डार्विन hypothesized that these variations are sorted out by nature through competition.
The organisms which are selected by nature are said to be fittest. This idea of survival of the fittest was proposed by Herbert Spencer. Variations which are useful in the individuals in a particular environment would increase that individual's ability to reproduce and leave fertile offspring. These are favored by nature. Less favored variations would be a disadvantage, and organisms processing them are reproductively less successful. Differential reproductive success exists among organisms. The concept of differential reproductive success of various forms is more accurate. Over a period of time, the criteria for the success is the reproductive success. The organism that fails to reproduce cannot be represented in future generation, however fit it may be in the struggle for existence. Sixth point है origin of species. Origin of species. Darwin concluded that the struggle for existence leading to the survival of the fittest allows the successive generation to become better adapted to the environment. All the modifications caused by variations and selected by nature are accumulated from generation to generation till a generation is produced that is more adapted and has more chances of survival. Darwin considered that a permanent racial change is the product of fluctuating variations. He also believed that evolution is a gradual rather than a sudden biological event. Thus, as per natural selection, new species are evolved due to cumulative effect of fluctuating variations. ये सारे रहे 6 पॉइंट्स जो डार्विन ने अपने नेचुरल सिलेक्शन में बताया. अब क्या क्या ऑब्जेक्शंस हुए डार्विनिज्म थ्योरी में. Darwinism is considered to be the best explanation for the biological event organic evolution. बेस्ट एक्सप्लेनेशन कहा जाता है डार्विनिज्म को बायोलॉजिकल इवेंट के लिए, लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी हैं. क्या क्या ऑब्जेक्शन है देखते हैं. Natural selection stresses upon the small fluctuating variation, but these are mostly non-heritable. Thus, Darwin did not distinguish between the heritable and non-heritable variation. He also did not distinguish between somatic and germinal variations. डार्विन ने हेरिटेबल और नॉन हेरिटेबल वेरिएशन के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने सोमैटिक और जर्मिनल वेरिएशन के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं किया. Natural selection cannot explain the occurrence of vestigial organs because they have no selection value. Vestigial organs के बारे में भी natural selection explain नहीं कर पाया. Darwinists explained the survival of the fittest but did not explain the arrival of the fittest. डार्विन ने अपने थ्योरी में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में तो बता दिया, लेकिन ये फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म कहाँ से अराइव किए इसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए. Natural selection does not account for how an organ can be successful in its initial stages of formation. These stages of formation do not have the selection value unless the organs are perfected in course of time. Natural selection ऑर्गन कैसे सक्सेसफुल हुए अपने इनिशियल स्टेजेस के में उसको भी नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन नहीं कर पाए. It does not explain the over specializations of some organs like the antlers of extinct Ares deer and large special tusks of Geoffron mammoths. In some cases, these organs led to the extinction of these processes. Natural selection antlers of extinct Ares deer के बारे में भी नहीं बताया क्योंकि ये antlers थे जो deer के extinction का कारण बने थे. Natural selection does not explain the organs formed by co-adaptations like electric organs in electric rays and mimicry in Calima butterfly. The effectiveness of these organs depends on the perfection, wherein the perfection is due to the co-adaptation. Natural selection ये भी नहीं बताया कि co-adaptation जैसे कि electric organ जो electric ray, fish electric ray जिसमें electric organ का develop हुआ वो कैसे हुआ उसको भी नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन नहीं कर. Darwin did not consider the importance of macro variations in evolution. He called them as spots of nature.
If the new species are formed due to cumulative effect of fluctuating variations in the generations, traditional forms might be available. However, such forms were not found in most cases. ये था ऑब्जेक्शंस जो डार्विन ने अपनी थ्योरी में बताया था, उसके लिए क्या क्या ऑब्जेक्शंस लोगों ने दिया. Now we will see experimental verifications of natural selection. अब natural selection को इतना क्यों नाम दिया गया, उसके लिए experimental verifications भी हैं. Everyone knows about the industrial melanism. A classical example of natural selection is the case of peppered grey moth, Biston betullaria, which was abundant before industrial revolution all over England. इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने से पहले पेपर्ड ग्रे मॉथ बिस्टन बिटोलेरिया बहुत ज़्यादा था. दिस मोथ सोड colorations with two phenotypes, ग्रे एंड ब्लैक. ये बिस्टन बिटुलेरिया के दो कलर वेरिएशंस मिलते थे, ग्रे और ब्लैक. The black forms were more and grey forms were less in the industrial period, particularly in the industrial cities like Birmingham. इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ब्लैक कलर ज़्यादा हुए ग्रे के मुकाबले. Biologists propose this change in the population of peppered moth was due to the pollution caused by the industrial revolution. Prior to industrial revolution, the grey moth succeeded to camouflage the light trunks of the trees. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले ग्रे मोथ्स ज़्यादा थे क्योंकि वो लाइट ट्रंक्स में कैमोफ्लेज कर पाते थे. वही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ब्लैक मोथ ज़्यादा हो गए क्योंकि ट्री trunks of a tree change into black color due to smoke of industries. With the industrial revolution, more suits were released due to the burning of coal. वही इंडस्ट्रियल स्मोक जो निकला उसकी वजह से ट्रंक ब्लैक हो गए थे. ट्री barks become black. Grey moths were easily identified and were more predated by the birds. Grey moths decreased in number and dark moths increased in the population. Therefore, natural selection favored the melanic moths to reproduce more successfully. Natural selection of darker forms in response to industrial population is known as industrial melanism. Bernard Kettlewell, a British ecologist, tested the hypothesis experimentally. He reared the grey and dark forms of population with equal numbers. उन्होंने इस फॉर्म इंडस्ट्रियल मेलानिज्म को इस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया और ग्रे और डार्क मोथ्स को रेड किया. ही रिलीज द मोथ्स इन टू सेट्स. दो सेट्स में उन्होंने रिलीज किया. वन इन बिर्मिंघम मतलब पॉल्यूटेड एरिया में उन्होंने एक मोथ को रिलीज किया और दूसरा द अदर डॉर्सेट मतलब अनपॉपुलेटेड एरिया में. Kettlewell recaptured more dark forms in a polluted area and more grey forms in the unpolluted area. This explains the differential survival of the moth. उन्होंने देखा कि polluted एरिया में डार्क मतलब ब्लैक मॉथ ज़्यादा दिखाई दिए और वही जगह अनपॉल्यूटेड एरिया में ग्रे मॉथ ज़्यादा दिखाई दिए. इससे उन्होंने एक्सप्लेन किया डिफरेंशियल सर्वाइवल ऑफ द मॉथ. The release of smoke was reduced in a later periods. Consequently, frequency of dark forms in a population declined and the light forms slowly increased. Reduction in the population is related to reverse revolution of grey moths. तो ये हो गया डार्विनिज्म और नेचुरल सिलेक्शन. नेक्स्ट डे वी विल स्टडी अबाउट sexual selection and artificial selection. Till then, keep going, keep studying. Goodbye. Take care.